In this video again we will attempt some MCQs which are related to the genetics. So question number 41, we start from here. The question number 41 which is showing the first great genetist, it was Mendel. So यहाँ पर जो correct answer आएगा वो आ जाएगा that is the Mendel. So Mendel would be the first genetist जो थे वो कौन थे, वो Mendel थे. और क्वेश्चन नंबर 42 इट इज़ सेइंग दैट मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ द जेनेटिक्स. तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी ए. मेंडल जो थे वो जेनेटिक्स के फादर कहलाए थे. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट वाज मेंडल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसको समझने के लिए. तो कंसेप्ट ऑफ मियोसिस मेंडल ने नहीं दिया. नाउ वी मूव टू द सेकंड ऑप्शन, द कंसेप्ट ऑफ क्रोमोजोम भी उन्होंने नहीं दिया था. नाउ मूव टू द थर्ड, दैट इज द क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी. यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड है हेरिडिटी जिसे पढ़कर कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये ध्यान रहे कि क्रोमोजोमल थ्योरी उन्होंने नहीं दी थी. क्रोमोजोमल थ्योरी जो थी वो दी थी सुटॉन एंड बोवेरी. इन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी दी थी, राइट. तो यहाँ पर हमारे तीन ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो गए हैं. लास्ट ऑप्शन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन. हाँ जी, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है इट कम्स इन दी डिस्क्रीट यूनिट, जिसको उन्होंने फैक्टर कहा था, राइट. तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44. ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज बोर्न इन. कहाँ पर पैदा हुए थे? हमें पता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो एक ऑस्ट्रिया में क्या थे, एक मॉन्क थे. तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज बोर्न इन द ईयर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1822. जो उनका जन्म हुआ था ये हुआ था 22 जुलाई 1822. तो यहाँ पर याद रखने का तरीका है 22 जुलाई और 22 1822. तो यहाँ पर ये तरीका है जिससे हम याद रख सकते हैं. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46. इन क्वेश्चन नंबर 46 ग्रेगर जॉन मेंडल डाइड इन द ईयर, किस साल में वो मरे थे. तो यहाँ पर ये याद रहे कि 1884 जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 7 जनवरी 1884 में. 1884 में उनकी डेथ हुई थी. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. मेंडल वर्कड इन. मेंडल ने कौन से सेंचुरी में काम किया है. तो हमें याद है कि मेंडल ने जो किया था काम वो 1857 से लेके 1863 तक उन्होंने काम किया था. 7 साल उन्होंने काम किया था. तो ये जो सेंचुरी अगर हम बात करें तो कौन सी सेंचुरी है ये, इट इज़ द 19th सेंचुरी, राइट. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मेंडल पब्लिश द रिजल्ट इन हिज एक्सपेरिमेंट. अब पहला ऑप्शन देखते हैं 1568 1568, वो तो पॉसिबल नहीं है, तब तक वो पैदा भी नहीं हुए थे. दूसरा ऑप्शन है 1773, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तब तक भी पैदा नहीं हुए थे. और दूसरा हमारा ऑप्शन है दैट इज 1921, नहीं ये तब भी नहीं है क्योंकि तब तक वो मर चुके थे. तो यहाँ पर जो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है दैट इज 1866. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. 1866 में उन्होंने ब्रूनहॉल ऑफ द सोसाइटी में अपने पेपर को पब्लिश किया था. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49. मेंडेलियन इज रिलेटेड टू. जो मेंडेलिज्म है वो किस चीज़ पे से रिलेटेड करता है. मियोसिस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस नहीं बताई थी. म्यूटेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी उन्होंने नहीं बताया था. हेरिडिटी इज लिविंग बींग्स, हेरिडिटी इन लिविंग बींग्स, ये उन्होंने बताया था कि जो उनके लॉ भी हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे हैं, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50. लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो वर्ड हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो यहीं पे पूछ लिया गया है. लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वर गिवन बाय, दैट इज द करेक्ट आंसर इज मेंडल, राइट. Now we move to the next question, that is question number 51. Which of the following plants were selected by Mendel's famous. This is the important question actually, और आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे वाइल्ड पी नहीं, उन्होंने ये नहीं लेता. स्वीट पी नहीं, स्वीट पी में अगर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया होता तो उनको ये जो रिजल्ट्स उनको मिले थे उस तरह के रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते. तो यहाँ पर उन्होंने जो प्लांट सेलेक्ट किया था वो है गार्डन पी. गार्डन पी का एक दूसरा नाम भी है दैट इज एडिबल पी, एडिबल पी. तो वो इस नाम से भी पूछा जा सकता है. और गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सटाइवम, राइट. तो हमें ये तीनों नाम याद रखने हैं कि वो
कुछ भी किसी भी ऑप्शन में हमसे पूछ सकता है। पहला नाम हमारा है दैट इज़ द गार्डन पी, द सेकंड नेम इज़ द एडिबल पी एंड द थर्ड नेम इज़ पाइसम सटाइवम। Okay, now we move to the next question, that is the question number 52. The organism chosen by the Mendel to explain the law of inheritance was, कौन सा वो ऑर्गेनिज्म मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। और यहाँ पे देखिएगा चारों ही ऑप्शन में साइंटिफिक नेम गिवन है। तो यहाँ पर जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सटाइवम, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 53। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विच आर आइदर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो या तो सही हैं या वो गलत हैं। एग्जामिन देम एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट आंसर। ये ध्यान रहे जब भी इस तरह के ऑप्शंस आते हैं हमेशा उसको हमें सर्कल कर लेना चाहिए या अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि इस क्वेश्चन पे हमारी नज़र है। तो हमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट जो सिलेक्ट करने हैं वो इनकरेक्ट वाले करने। नाउ मूव टू दी ऑप्शंस। हियर इन द ऑप्शंस द मेंडल हैड सेलेक्टेड पाइसम सटाइवम, Mendel has selected the Pisum sativum garden P as his experimental tool, right? तो यहाँ पर ऑप्शन ए अगर हम देखें, ऑप्शन ए में गया है द हाइब्रिड्स रिमेन इनफर्टाइल। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि जो हाइब्रिड्स मेंडल को मिलते थे वो हाइब्रिड्स फर्टाइल थे, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये उसके हाइब्रिड्स थे और ये फर्टाइल होते थे। तो यहाँ पर या तो ये इन नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये इन है द हाइब्रिड्स रिमेन फर्टाइल्स तो ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन द हाइब्रिड्स रिमेन इनफर्टाइल ये इनकरेक्ट हो गया। द प्लांट्स कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज, ये बिल्कुल करेक्ट है सर, क्योंकि वो आपस में सेल्फ फर्टिलाइज भी करते थे। दीज स्मॉल हर्बेसियस प्लांट्स कैन बी ईजिली कल्टिवेटेड, ये बहुत आसानी से छोटे छोटे हम उनको पैचेज में कल्टिवेट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यहाँ सेवरल पेयर्स यानी कि कितने पेयर लिए थे मेंडल ने, 7 पेयर्स लिए थे ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ एलोट्रोफिक ट्रेट्स। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि उन्होंने एलोट्रोफिक नहीं लिया था, ये एलिलोमॉर्फ होगा, तब तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, देयर आर द सेवरल पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर या तो ये क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग की मिस्टेक्स है या टाइपिंग एरर्स है, अदरवाइज दो ऑप्शन को उन्होंने गलत चूज नहीं करना है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 54। मेंडल चूज द पी प्लांट्स, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया? वो चीप थे? नहीं, हाँ वो मैटर जो उन्होंने पी प्लांट लिया था वो चीप तो है, लेकिन उन्होंने इस वजह से उसको सिलेक्ट नहीं किया था, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। वर इजिली अवेलेबल, हाँ इजिली अवेलेबल थे, लेकिन इसलिए भी उन्होंने ये सिलेक्ट नहीं किया था। हैव ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इतनी ज़्यादा मटर की नहीं है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब बचा हमारे पास डी, वर हैविंग द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, हाँ ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाला ऑप्शन ठीक है क्योंकि उसमें साफ साफ दिखाई देता था कि ये प्लांट जो है ये टॉल है और दूसरा प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, तो इस वजह से उन्होंने जो गार्डन पी को चूज किया था वो दिस वाज द रीजन। Okay, now we move to the question number 55. Which one of the following was rediscover the Mendel's work? मेंडल के काम को दोबारा से जो डिस्कवरी की थी वो किसने करी थी? तो मुलर ने की थी? नहीं, मुलर ने बिल्कुल नहीं की थी। मुलर ने तो एक्सरे ड्रोसोफिला पे एक्सपोज करके उनमें म्यूटेशन खोज कराया था, मॉर्गन ने लिंकेज खोज कराया था, और यहाँ पे जो ब्रिज ने तो एक्स और ऑटोजोम्स की थ्योरी से सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरी दी थी, तो ये भी करेक्ट गलत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा कोरेंस। बेसिकली देयर वर द 3 साइंटिस्ट, दोज वर द ह्यूगो, डी व्रीज, कोरेंस and Trismark. So these 3 scientists rediscovered independently Mendel's work, right? तो यहाँ पर इन तीनों में से कोरेंस वर्क नाम दिया हुआ है, इसलिए कोरेंस इज द करेक्ट आंसर। Mendel's work was rediscovered in that is the 1900 में ही इन्होंने दोबारा से मेंडल के वर्क को पब्लिश किया था। Right, now we move to the next question, that is the 57. In 1900, yes, AD 3 बायोलॉजिस्ट, कौन से 3 बायोलॉजिस्ट हैं और इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम किया था, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स प्रिंसिपल। कौन कौन से थे वो, जैसा भी हमने ऊपर बात करी, तो यहाँ पे ब्रीज और ये तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे डी व्रीज आ जाएगा, कोरेंस आ जाएगा और ट्रिचमार्क आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 58। मेंडल्स वर्क वॉज गोट पब्लिश्ड इन फ्लोरा, फ्लोरा में पब्लिश किया गया था।
बाई, किसने फ्लोरा में पब्लिश किया था? इन तीनों साइंटिस्ट में से फ्लोरा में पब्लिश करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? तो फ्लोरा में जो रिपब्लिश वर्क किया गया था वो पब्लिश किया गया था डी व्रिस के थ्रू। Okay, now we move to the next question, that question number 59, and it has been asked 3 times, 2006, 2011 and 2015. So how many pairs of contrasting characters in pea plants were studied by Mendel in his experiment? उसने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया था? तो द सिंपल आंसर इज 7 कैरेक्टर्स, राइट। 7 कैरेक्टर्स को उसने चूज किया था। कौन कौन से थे? चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक हमारा क्या था? हाइट, फ्लावर के 2 थे। फ्लावर में कौन कौन से थे? 2। एक पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन और फ्लावर का कलर, राइट। इसके अलावा पोड था, पोड की शेप और दूसरा कलर। और वन is 1 from the height, another 2 from the flowers and 2 from the pods। 2 और जो थे वो कहाँ से थे? The remaining 2 were from the seed, right। सीड से 2 कौन से हैं? सीड से एक शेप राउंड एंड रिंकल्ड और दूसरा था सीड का कलर। तो यहाँ इस तरह से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पे जब हम मूव करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द जीन्स कंट्रोलिंग द 7 P कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल्स आर नाउ नोन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मैनी क्रोमोजोम्स? कितने क्रोमोजोम्स पे वो लोकेटेड हैं? पहले तो ये पता करते हैं कि जो पाइसम सेटाइवम है उसमें कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। तो पाइसम सेटाइवम में बेसिकली 7 पेयर्स जो हैं वो क्रोमोजोम्स के पाए जाते हैं, राइट। अब उसने पूछा कि इन 7 पेयर्स में से कितने पेयर्स पे या कितने क्रोमोजोम्स पर वो 7 जीन जो थे वो लोकेटेड थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 4 क्रोमोजोम्स है। वो क्रोमोजोम्स कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। क्रोमोजोम नंबर 1, क्रोमोजोम नंबर 1, क्रोमोजोम नंबर 4, क्रोमोजोम नंबर 5 and chromosome number 7. These are the 4 chromosomes on which these 7 characters are located, right? Now we move to the question number 61. Which of the following characters in pea plant P was not chosen by Mendel? इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो मेंडल ने अपने 7 कैरेक्टर्स में चूज नहीं किया था? तो उन्होंने पोड शेप लिया था, ये भी हमने ऊपर जिक्र किया है, ऊपर ही हमने डिस्कस किया है। तो पोड शेप तो उन्होंने लिया था, पोड कलर भी उन्होंने लिया था। लोकेशन ऑफ द पोड ये उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया था। लोकेशन ऑफ द फ्लावर उन्होंने लिया था, एक टर्मिनल और एक एक्सियल। तो इसमें जो करेक्टर आंसर आ जाएगा दैट इज लोकेशन ऑफ द पोड। पोड की उन्होंने शेप और कलर को यूज किया था, ना कि उसके लोकेशन को। Now we move to the next question. The which trait was not incorporated by Mendel for his experiment? अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इनमें से कौन से करेक्टर को नहीं इनकॉर्पोरेट किया था, नहीं लिया था? कलर ऑफ पी पोड, हाँ जी बिल्कुल लिया था उन्होंने। इसमें ग्रीन और ग्रे के बीच में जो एक कंट्रास्टिंग करेक्टर था वो क्या था? ग्रीन और ग्रे। कलर ऑफ पी सीड, हाँ बिल्कुल ये भी था, येलो एंड ग्रीन, ये भी हमारा सही है। कलर ऑफ पी प्लांट, प्लांट का कलर तो सबका ग्रीन ही होना था, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसको उन्होंने अपने उसमें सेलेक्ट नहीं किया था। कलर ऑफ डी ऑप्शन देख लेते हैं। कलर ऑफ पी फ्लावर, हाँ बिल्कुल ये लिया था, दैट वाज द वायलेट एंड वाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू मेंडल? मेंडल के अकॉर्डिंग इनमें कौन से डोमिनेंट हैं और कौन से रिसेसिव है? चलिए देख लेते हैं। ग्रीन कलर पोड, यस ये बिल्कुल सही बात है। ग्रीन कलर पोड जो थी वो ग्रे के ऊपर डोमिनेंट थी। दूसरा राउंड सीड, राउंड सीड भी डोमिनेंट थे, किसके ऊपर? रिंकल्ड के ऊपर। टर्मिनल फ्रूट्स, फ्रूट्स तो उन्होंने लिए नहीं थे, तो ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। रिंकल्ड सीड नहीं, रिंकल्ड तो हमारे रिसेसिव कैरेक्टर हैं। वाइट टेस्टा, टेस्टा भी उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया था अपने कैरेक्टर में। ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट तो रिसेसिव में थे, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही एक्यूरेट है और करेक्ट है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। इन क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ रिसेसिव कैरेक्टर? इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो रिसेसिव लिया गया? ग्रीन पोड नहीं, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है। एक्सियल फ्लावर ये भी हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है। राउंड सीड भी हमारा डोमिनेंट है, और राउंड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड सीड, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इन पी
wrinkling of the seed is due to non formation of starch. This is important question. इन पी रिंकलिंग ऑफ द सीड्स, रिंकलिंग ऑफ द सीड्स यानी कि जो सीड जो मुरझाया हुआ है जिसमें थोड़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, इज ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वहाँ पर एब्सेंट है जिसकी वजह से वो रिंकल्ड हो गया। अगर वहाँ पर क्या नहीं है, स्टार्च नहीं बन रहा है, और जैसा कि हमें पता है स्टार्च एक ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड्स है, तो यहाँ पर अगर कोई एंजाइम की अगर कमी है, वो एंजाइम कौन सा है, ब्रांचिंग एंजाइम। जब वहाँ पर ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर जो सीड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रिंकल्ड रह जाते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सेलेक्टेड बाय मेंडल आर रिसेसिव, इनमें से कौन सा कैरेक्टर ऐसा था जो मेंडल ने सेलेक्ट किया था और रिसेसिव थे। येलो पोड कलर, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो उन्होंने देखा था वो ग्रीन और येलो में, या ग्रे कह सकते हैं आप, ग्रीन और येलो में देखा था, और यहाँ पर जो ग्रीन था वो डोमिनेंट था। और रिंकल्ड सीड, यस ये भी एक रिसेसिव कैरेक्टर था। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, ग्रीन पोड कलर, नहीं ये तो डोमिनेंट है, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। ड्वार्फ प्लांट, हाँ बिल्कुल ये रिसेसिव है, लेकिन राउंड सीड जो है ये हमारा डोमिनेंट था, तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। नाउ वी मूव टू द डी, टॉल प्लांट, टॉल प्लांट तो हमारा जो कि डोमिनेंट था, तो हमारे पास और एक्सेल भी डोमिनेंट करेक्ट था, तो 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए, और यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। Now we move to the next question, question number 67. In question number 67, which one of the following traits of the garden pea studied by Mendel was a recessive feature? अब हमें फिर से recessive features को find out करना है। तो इनमें से ग्रीन पोड कलर, ये सर कि हमने अभी डिस्कस किया, ये तो हमारा डोमिनेंट है, राउंड भी हमारा डोमिनेंट है। ग्रीन सीड कलर ये हमारा डोमिनेंट नहीं है, ये हमारा रिसेसिव है, राइट ये हमारा डोमिनेंट है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिसेसिव हो गया, क्योंकि इसके जो हमारा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कैसा है, वो येलो है। एक्सेल फ्लावर पोजीशन ये भी हमारा क्या है, ये हमारा डोमिनेंट है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इन क्वेश्चन नंबर 68, द हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर इन पाइसम सेटाइवम, जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि पाइसम सेटाइवम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आंसर इज 7 पेयर्स। तो अगर यहाँ पर हैप्लॉइड की बात कर रहा है तो हैप्लॉइड में क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं, 7 पेयर्स मतलब 14 क्रोमोसोम्स, तो 14 क्रोमोसोम्स का अगर हम हाफ करेंगे तो आंसर वुड बी 7, तो करेक्ट आंसर इज 7। Now we move to the next question, and the question number is 69. In question number 69, in the Pisum sativum there are 14 chromosomes. How many pairs with different chromosomal composition can be prepared? कितने अलग तरीके के composition वहाँ पर बन सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया कि in case of plant pea plant there are 2n equal to 14 and n is equal to there is 7, and the formula for this kind of calculation is 2 की पावर n। so हमारे पास यहाँ पे जो होगा दैट इज कि जितने भी नंबर ऑफ हैप्लॉइड है वो 2 की पावर, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वो 2 क्रोमोसोम्स एक साथ जाएंगे, तो इसलिए 2 की पावर जो आंसर आ जाएगा दैट इज 2 की पावर 7, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 70, जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दी सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड। देखिएगा यहाँ पे वर्ड दिया है सेम, और सेम का मतलब होता है सिन, सिन मतलब जो साथ साथ होते हैं, राइट। तो जो सेम क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, तो दैट इज नोन एज सिंटेनिक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द जीन्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स आर सिंटेनिक, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो सिंटेनिक है, यानी कि एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। चलिए देखते हैं, प्लांट हाइट, पोड शेप एंड फ्लावर पोजीशन। यस ये तीनों ही जो कैरेक्टर्स हैं, ये तीनों कैरेक्टर्स एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर 4 पर लोकेटेड होते हैं, राइट। तो ये तीनों ही क्या हैं, ये सिंटेनिक हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 72, द जीन्स फॉर फ्लावर कलर, क्या पूछा है, फ्लावर कलर एंड सीड कलर इन पी प्लांट्स आर सिंटेनिक अगेन एंड लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम पेयर, कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं, तो फ्लावर कलर और सीड कलर आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। अगर आपको ये याद करना है कि कौन से क्रोमोसोम पर कौन से जीन लोकेटेड हैं, तो आप हमारी जो पिछले वाली वीडियो हैं वो जाकर देखें, उसमें हमने ये सब बातें बता रखी हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 73,
In question number 73, the genes for flower position and pod shape in pea plant are located on chromosome number। फिर ये तो सेम क्वेश्चन हमारा पूछ लिया गया है जो 71 में पूछा गया, तो यहाँ पर केवल 2 कैरेक्टर्स दिए हैं, तो ये लोकेटेड होते हैं हमारे क्रोमोसोम नंबर 4 पर। Now we move to the question number 74, the procedure adopted by Mendel which was different from his predecessor। The procedure adopted by Mendel which was different from predecessor। उसके ऐसे कौन से जो मेंडल ने अपने जो तरीका अपनाया था वो क्या था जो बाकी और जेनेटिशियंस ने नहीं अपनाया था। तो बेसिकली कीपिंग ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स वो तो सभी रखते थे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा, क्योंकि हमें पता है जो मेंडल थे वो एक स्टैटिस्टिशियन थे और वो मैथमेटिक्स के टीचर थे, तो यहाँ पर उन्होंने हमेशा अपने जो डाटा था उन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस की थी और अपने डाटा को ये क्वांटिटेट किया था कि कितने नंबर ऑफ सीड्स उनको मिल रहे हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और आफ्टर द क्रॉसिंग। तो डिफरेंशिएट इनहेरिटेड ट्रेड नहीं, ये भी नहीं था, और एम्प्लॉइंग मैनी ट्रेड्स एट वन टाइम बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को एम्प्लॉय किया था। Now we move to the next question, question number 75, which of the following contributed to the success of Mendel। Mendel की सक्सेस में किस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। Now we come to the option, let's see what are there। Okay, so here the option number A is saying that his knowledge of biology, yes, he did not have very much good knowledge of the biology because he was a mathematician। so ये ऑप्शन भी गलत हो गया है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, जी नहीं, अगर यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती तो फिर ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वालिटी उन्होंने नहीं चेक की थी, उन्होंने क्वांटिटी चेक करी थी। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेड को भी उन्होंने देखा था, लेकिन डिस्टिंक्ट ट्रेड को उन्होंने ऑब्जर्व किया था बिल्कुल, लेकिन कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उन्होंने एक टाइम पर केवल एक कैरेक्टर को ही स्टडी किया था, तो क्वेश्चन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ this question। Now we move to the question number 76। In question number 76, the reason why pea plants were more suitable than dogs for Mendel's experiment। Mendel's के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डॉग से ऊपर किसको लिया था, पी प्लांट को चूज किया था, ऐसा क्यों। ऑप्शन नंबर ए, डॉग्स हैव मैनी जेनेटिक ट्रेट्स, वो तो पी के पास भी थे, तो ये एक रीजन नहीं था। द पी प्लांट्स कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज, यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, द डॉग्स कैन नॉट सेल्फ फर्टिलाइज बट वाइल द पी प्लांट्स कैन सेल्फ फर्टिलाइज। देयर आर नो पेडिग्री रिकॉर्ड्स ऑफ द डॉग, बिल्कुल कर सकते थे वो डॉग्स का भी पेडिग्री एनालिसिस भी कर सकते थे, लेकिन ये भी एक ऑप्शन उन्होंने इसी बेसिस पे नहीं सेलेक्ट किया था पी प्लांट को। द पी प्लांट्स फेवर क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पी फेवर क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं, वो तो डॉग भी कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था। केवल डॉग्स में हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते, इसलिए उन्होंने डॉग्स को नहीं चूज किया था। Now we move to the next question, question number 77। In question number 77, it has been asked a series of self-breeding generation having homozygous genotype। देखिएगा homozygous genotype दो कंडीशन में है, वन इज द कैपिटल T एंड अनदर इज स्मॉल t। और कैपिटल T या स्मॉल t को ऑब्टेन करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिटल T को कैपिटल T के साथ ही हमेशा क्रॉस कराना पड़ेगा, यानी कि हमें सेल्फ क्रॉसिंग करानी पड़ेगी। और जब सेल्फ क्रॉसिंग होगी तो इससे जो हमें ऑब्टेन होगा वो हमेशा प्योर लाइन ऑब्टेन होगी, राइट। अगर हम होमोजाइगस इंडिविजुअल्स के बीच में सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं तो वहां पर हमेशा क्या मिलेगी, प्योर लाइन हमें मिलेगी। तो यहाँ से जो भी हमें प्लांट मिलेगा वो हमेशा कैपिटल टी ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पर स्मॉल टी ले लें और स्मॉल टी के बीच में हम क्रॉस कराएं तो हमेशा हमें जो ऑप्शन मिलेंगे वो हमेशा जो है वो स्मॉल टी ही मिलेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नाउ वो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 78। प्योर लाइन ब्रीड्स रेफर्स टू, प्योर लाइन हमेशा किस चीज को रेफर करते हैं, देखिए अभी यहाँ पर हमें आंसर मिला है दैट इज होमोजाइगस, राइट। तो हमेशा ये किसको रेफर करती है, होमोजाइगोसिटी ओनली। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 79। सिलेक्शन ऑफ होमोजाइगोसिटी प्लांट इज, होमोजाइगस प्लांट को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है। सिलेक्शन ऑफ होमोजाइगस प्लांट इज, मास सिलेक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते, मास सिलेक्शन में तो बिल्कुल हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जैसा हमने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 77 किया है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करें प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन से हमें हमेशा क्या मिलेगा, होमोजाइगस प्लांट मिलेगा।
Now we move to the next question, the question number 80. Question number 80, which of the following is true for Mendelism but not for Darwin? जो डार्विन थे, डार्विन में ऐसी कौन सी चीज नहीं थी जो मेंडल के लिए सत्य थी, यहाँ पर ट्रू थी। इट वॉज बेस्ड ऑन इनसफिशिएंट डाटा, नहीं डाटा उनके पास बहुत ज्यादा था। इट वॉज मॉडिफाइड बाय सब्सिक्वेंट वर्कर्स, नहीं ये मॉडिफाई भी नहीं किया गया। इट इन्फ्लुएंस ह्यूमन थॉट्स ट्रिमेंडसली, नहीं ये भी नहीं है। इट गेव वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे इवन इन अर्ली एज, काफी जिस टाइम पर कि जेनेटिक्स का किसी को कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पर भी उन्होंने बहुत अच्छे रूल्स दिए थे जो आज तक भी एप्लीकेबल हैं। तो दिस द क्वेश्चन नंबर डी इज फॉर क्वेश्चन नंबर 80, द डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 81, द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल के 3 वो कौन कौन से लॉ, कौन कौन से प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे। देखेंगे पहले ऑप्शन में लिंकेज, नहीं जी लिंकेज दिया तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि लिंकेज तो मॉर्गन ने दिया था। ये फिर से ऑप्शन बी में लिंकेज है तो हम इसको भी इनकरेक्ट कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर सी, द डोमिनेंट एंड रिसेसिवनेस, यस डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने दिया था, सेग्रीगेशन का रूल भी उन्होंने दिया था और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ भी उन्होंने दिया था। तो सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन डी में डोमिनेंट रिसेसिवनेस, यहाँ तक तो ठीक है। लिंकेज, फिर से हमारा लिंकेज आ गया जो उन्होंने नहीं दिया था, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 82। इन क्वेश्चन नंबर 82, मेंडल्स लॉ आर एप्लीकेबल ओनली इन, मेंडल्स के लॉ कहां पर एप्लीकेबल हैं? तो देखते हैं ऑप्शन, इंटरेक्टिंग जीन्स ऑफ द 2 क्रोमोसोम्स, जी नहीं बिल्कुल नहीं, इंटरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं था। जीन्स विच आर लिंक्ड, नहीं, अगर वो जीन्स लिंक्ड होते तो उन्हें कभी उस तरह के रिजल्ट्स मिलते ही नहीं। ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स में ये आ जाएगा, राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 82, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से हम उनको समझा सकते हैं? तो यस, मेंडल्स के जो लॉ हैं वो उन्होंने बताया था कि जिस टाइम पर गैमेट फॉर्मेशन होता है वहां पर दोनों फैक्टर्स या दोनों ही एलील्स जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाता है, और जिस टाइम पर गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वो कौन सी स्टेज में होता है? वो होता है मियोसिस में, इसलिए तो करेक्ट आंसर इसका आएगा दैट वुड बी मियोसिस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 84, मेंडल इन्यूक्लिएटेड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मेंडल्स इनिशिएटेड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे वो कितने प्रिंसिपल्स थे? तो हमें अभी हम पीछे पढ़ गए हैं कि मेंडल्स ने जो रूल्स दिए थे वो कितने दिए थे? वो 3 रूल्स दिए थे, राइट। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से आपके सामने आएंगे और उसमें हम फिर से उसी तरह से अपने 30 से 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।